नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपके साथ चलिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता हूँ कि हमें अपनी स्पाइन को, अपनी रीढ़ की हड्डी को किस प्रकार से ताउम्र लाइफ लॉन्ग हेल्दी बना के रखना चाहिए। क्योंकि रीढ़ की हड्डी का, कमर की जो हड्डियां हैं, इसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है। कारण क्या है कि इसी की वजह से रीढ़ की हड्डी, हम अपने शरीर की बैलेंसिंग सिस्टम को सही बना के रख सकते हैं। और बैलेंसिंग सिस्टम के साथ साथ हमारा नेक, चेस्ट, कमर और हिप का रीजन जो है रीढ़ की हड्डी की मजबूती पे ही आधारित होता है। अगर रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं होगी तो बहुत सारे हमारा बैलेंसिंग सिस्टम बिगड़ जाएगा, हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उसमें विकार आ जाता है। और होता क्या है कि देखिए, ये रीढ़ की हड्डी बहुत लचकदार होती है। ये इसमें 33 वर्टिब्रास होते हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिनके जुड़ने से स्पाइन बनती है। ये एक बम्बू लाइक नहीं है, इसमें लचक बना रहता है। हर दो हड्डियों के बीच में, वर्टिब्रास के बीच में कार्टिलेज होती है, वो कुशन का काम करता है। शॉकिंग एब्जॉर्बर होता है कि जितने शरीर को झटके लगते हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसका इतना बड़ा फंक्शन है। और रीढ़ की हड्डी जो वर्टिब्रास होते हैं, इसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होती है जो भी एक नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और ये इसी स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं जो डिफरेंट पार्ट हमारी बॉडी में जाते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ होती है। तो लेकिन रीढ़ की हड्डी के विषय में लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसके विषय में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, तो जिसकी वजह से आने वाले समय में उन्हें फिर क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के रोग लग जाते हैं। तो इसी की मैं कुछ आपको चंद ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए, होता क्या है कि इसमें इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होते हैं जो रीढ़ की हड्डी में हो सकते हैं। इसमें डिग्रेडेशन होता चला जाता है, एज के साथ साथ इसमें विकार आने शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप सिटिंग करते हैं तब इसमें रोग लग जाते हैं, परेशानियां बन जाती हैं। या खान पीन में कमी है तब परेशानियां बन जाती हैं। आप कहने का मतलब ये है कि अगर लाइफस्टाइल में कमी है तो रीढ़ की हड्डी पर इसका बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की या एक्सरसाइज के विषय। रोज कोई ना कोई 10-15 मिनट की आपको स्पाइन की एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, ये यूट्यूब पे जाकर वीडियोस बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर आप सीख सकते हैं कि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी की कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और ये एक्सरसाइज रेगुलर रहनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी की जो मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, जो उनका गैप है, जो उसकी टोनिसिटी है, वो सारी अच्छी, हमेशा हेल्दी बनी रहे। फिर जैसे दूसरी बात मैं करता हूँ कि हमेशा अपना वेट जो है वो मेंटेन रखना चाहिए। अपनी एज के मुताबिक, अपनी हाइट के मुताबिक, ना तो आपका वेट ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर वेट ज़्यादा होगा तो रीढ़ की हड्डी उसे बैलेंस नहीं बना पाएगी, वेट कम होगा तब भी रीढ़ की हड्डी उसे बैलेंस नहीं बना पाएगी। तो इसलिए खान पीन का ध्यान रखते हुए, एक्सरसाइज का ध्यान रखते हुए अपना वेट हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तीसरी बात मैं करता हूँ स्मोकिंग की। स्मोकिंग जो है, इसके अंदर निकोटीन होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये निकोटीन जो है, ये जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, उनकी टोनिसिटी कम कर देता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, उनका ल्यूमन का जो सरकमफ्रेंस है वो कम हो जाती है। तो उससे क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, उसमें न्यूट्रिशन शरीर को पूरा नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती, और जो भी बाई प्रोडक्ट्स हैं वो वापस सही ढंग से नहीं आ पाते। तो स्मोकिंग करने की वजह से धीरे धीरे ये जब विकार आ जाएंगे तो स्पाइन के अंदर भी क्या होगा कि उसे अच्छी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, उसे अच्छी तरह से ताकत नहीं मिलेगी। तो फिर वो क्या होगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाए। फिर चौथी बात करते हैं कि हमें एक ऐसे भोजन नहीं करने चाहिए जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को बढ़ा देते हों। ऐसे बहुत सारे भोजन हैं जो आज के युग में लोग खाते हैं, तो उनका नुकसान भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा होता है। तो आम तौर पे कौन कौन से होते हैं, जितने भी फास्ट फूड हैं, जितने भी ये केक, पेस्ट्रीज़,
या और पिज़्ज़ा या बर्गर या हॉट डॉग, बहुत सारे ऐसे भोजन हैं, जो पास्ता हैं, ये लोग खाते हैं, एक शौकिया तौर पे खाते हैं, एक फ़ैशन के तौर पे खाते हैं, और धीरे धीरे वो उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। और धीरे धीरे जब वो ज़्यादा मात्रा में खाने लग जाएंगे तो क्या होगा कि फिर रीढ़ की हड्डी पे भी असर आता है, वहाँ पे न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा, वहाँ इन्फ्लेमेशन प्रोसेस बनता रहेगा, और फिर रीढ़ की हड्डी आपकी स्वास्थ्य नहीं अच्छी बनी रहेगी, और लाइफ लॉन्ग वो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। पांचवी बात करते हैं कि जब भी आपको वजन उठाना है, बड़े ध्यान से उठाना चाहिए। अगर आप अपना वजन ज़्यादा लिफ्ट कर लेंगे, जितनी आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा अगर आपने उठा लिया, तो फिर क्या होगा कि रीढ़ की हड्डी पे जोर पड़ेगा, और उसकी वजह से मसल टूट सकती हैं, उसकी टोनिसिटी कम हो सकती है, उसका गैप में फ़र्क पड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी क्षमता अनुसार ही वही वेट को उठाना चाहिए। और वेट उठाने के लिए ज़मीन से सपोज कुछ भी गिर गया है, उसे उठाते समय बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कमर हमेशा आपकी सीधी रहनी चाहिए, और घुटनों को मोड़ के वो चीज़ उठानी चाहिए। कभी जो आपके घुटने हैं सीधा कभी नहीं होने चाहिए, तो उससे अगर आप ऐसे वेट उठाएंगे तो क्या होगा, जोर पड़ेगा स्पाइन पे, और उसकी वजह से फिर वहाँ दर्द हो सकता है, या डिफरेंट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेन आ सकता है। तो ये इसको रोकने के लिए हमेशा जब भी आप कोई चीज़ नीचे से ज़मीन से उठाएं, तो अपने घुटनों को ध्यान में रख के झुकाकर, मोड़कर फिर वो चीज़ को उठाना चाहिए। पांचवी बात करते हैं कि हमेशा एक्टिव बने रहना चाहिए, अपने शरीर से कोई ना कोई काम करते रहें, एक्टिव बने रहें, जिससे कि क्या होगा कि जब आपकी सारी एक्टिविटी बनी रहेंगी तो सारे जॉइंट्स अच्छे काम करेंगे, मसल्स भी अच्छी काम करेंगी, आपकी मसल्स की टोनिसिटी भी बहुत अच्छी बनी रहेगी। और इसके लिए वॉकिंग जो है सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। तो डेली कम से कम 4-5 किलोमीटर की वॉक जो है हर व्यक्ति को करनी चाहिए। फिर बात मैं करता हूँ कि जब भी पानी का सेवन भी हमेशा अच्छा बना के रखें, क्योंकि अगर पानी आपके शरीर में कम होगा तो जितनी कार्टिलेजेस होती हैं, जो दो जॉइंट्स के बीच में कुशन का काम करती हैं, जो उनको रगड़ से बचाती हैं, तो क्या होगा कि जब कार्टिलेज को पानी पूरा नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि वो अगर आपसे काम लेंगे तो वो धीरे धीरे घिसती चली जाती हैं। इसलिए जब भी कोई एक्सरसाइज करने जाएं, कोई भी एक्टिविटी करें, तो आपके शरीर में पानी पूर्ण रूप से अच्छी मात्रा में होना चाहिए। और ये कैसे पता लगेगा कि पानी आपके शरीर में पूर्ण है या नहीं? हमेशा मुंह अंदर से गीला बना रहना चाहिए, दिन में 3-4 बार पेशाब अच्छी मात्रा में आना चाहिए, उसका पेशाब का रंग पीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इतना अगर पानी लेते हैं तो इसका मतलब तो पूरे दिन में 2.5-3 लीटर तो पानी हर व्यक्ति को पीना ही चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ कि देखिए, हमारे समाज में एक बहुत अच्छा है कि योगा एक्सरसाइज का आजकल बहुत प्रचलन हो गया है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है, अगर आप 10-15 मिनट भी रोज़ योगा एक्सरसाइज करेंगे तो स्पाइन की भी उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उसकी मसल्स की टोनिसिटी भी बढ़ी रहेगी, मसल्स हेल्दी बनी रहेंगी, जॉइंट्स हेल्दी बने रहेंगे। तो इसी प्रकार से ब्लड सप्लाई भी सारे शरीर की अच्छी होती है, तो उससे आपकी स्पाइन भी हेल्दी बनी रहेगी। और योगा 3 फैक्टर्स, 3 जगह काम करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से योगा बहुत मदद करता है, आप ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छी होती है। जब फिजिकल एक्सरसाइज अच्छी होगी तो सारे शरीर की एक्टिविटीज़ भी अच्छी होती हैं। और तीसरा, आपके विचारों में भी फ़र्क लाता है। आपका सोशल सर्कल, जब आपके विचार अच्छे होंगे तो आपका सोशल सर्कल भी, आपकी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी होगी, आप हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। तो 3 जगह योगा का फ़ायदा होता है। तो इसलिए कोशिश करें आप योगा सीखें, किसी क्वालिफाइड टीचर्स के पास, योग्य टीचर के पास जाकर वो एक्सरसाइज सीख लीजिए जो आपके शरीर के लिए लाभदायक हैं। ये नहीं कि आपको सारे के सारे आसन आने चाहिए, हर प्रकार का योगा आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी क्षमता अनुसार, आपकी बीमारियों के अनुसार जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो आपको करते रहना चाहिए। फिर तीसरी बात मैं करता हूँ कि सोने का ढंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रीढ़ की हड्डी के लिए। तो जो आपके गद्दे हों, जिन पे आप सोते हैं, वो बहुत ज़्यादा दबे हुए या ढिल ढलाले से नहीं होने चाहिए, वो हार्ड गद्दे होने चाहिए, और उसके ऊपर आप बिल्कुल स्ट्रेट सोना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से हमें सोना चाहिए, उसकी चर्चा फिर मैं करूंगा। लेकिन यहाँ इतनी बात बता देता हूँ कि ज़्यादा ऊंचा पिलो भी नहीं होना चाहिए, और बिना पिलो के भी नहीं सोना चाहिए। पिलो इतना होना चाहिए कि जिससे आपकी मसल्स को एक रिलैक्सेशन मिले। और साथ ही साथ जिनको कमर में दर्द रहने लग जाता है,
या जिनकी स्ट्रेन है, तो उनको क्या करना चाहिए कि अपने घुटनों के नीचे एक पिलो रख लेना चाहिए। उसके ऊपर रख के अगर आप ऐसे सोएंगे, मान लीजिए ये लेग है, ये आपका नी जॉइंट है, तो इसके नीचे पिलो होगा, तो उससे क्या होगा कि मसल्स जो हैं आपकी, स्ट्रेन जो है मसल्स पे नहीं पड़ेगा और उससे आपको मदद मिलेगी। फिर चौथी एक बात और करता हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमें किस प्रकार की चप्पल पहननी चाहिए, किस प्रकार के हमें जूते पहनने चाहिए। लोग चप्पल में ही एक्सरसाइज करते रहते हैं, वॉकिंग करते रहते हैं, वो बहुत गलत है। हमेशा शूज़ पहनकर ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, पैदल चलना चाहिए, और कौन से शूज़ हों और कौन सी चप्पल हो जिसमें हील हो। हील कितनी होनी चाहिए, देखिए ये जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो बहुत मेडिकली उन्हें प्रूफ मिल जा चुका होता है, उन्हें सर्टिफिकेट मिला होता है। तो हमेशा अच्छी कंपनी की चप्पल ही इसका इस्तेमाल करें, और उनकी हील और सोल का एक सिंक्रोनाइजेशन होता है, जिसकी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी पे जोर नहीं पड़ेगा। अगर आपने फ्लैट हील की चप्पल पहनी है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि बॉडी का पूरा वेट जो है आपके पंजों पे पड़ता है, और फिर वहाँ से अगर हील की अगर पे ज़्यादा पड़ेगा तो बैक थ्रस्ट पड़ता है, तो उस पर क्या होता है कि आपकी स्पाइन पर असर आएगा। तो अगर आपकी हील होगी तो जितना बॉडी का वेट है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसलिए अच्छी कंपनी की हील वाली चप्पल या जूतों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और जूते भी इतने ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, इतने लूज़ नहीं होने चाहिए। कंफर्ट जिनसे मिलता हो केवल वही जूतों का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर एक बात मैं और करता हूँ कि देखिए, कभी भी झटके से कोई अपने शरीर की ट्विस्टिंग नहीं करनी चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए झटके से। और मुड़ना भी है तो पूरे शरीर को मोड़ना चाहिए, ये नहीं केवल आप टांगें तो आपकी स्थिर हैं और ऊपर का हिस्सा आपने मोड़ लिया, तो उससे नुकसान हो सकता है, उसमें विकार आ सकता है, मसल की फट सकती हैं, लिगामेंट टूट सकते हैं, रीढ़ की हड्डी में नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ट्विस्टिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ कुछ खाने पीने के विषय में। देखिए, जितने भी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जैसे जितने फास्ट फूड हैं इनको तो मना करना ही करना है, इन्हें खाना ही नहीं है। खाना है तो शौकिया तौर पे कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन शुगर जो है, चीनी जो है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये आपका एजिंग प्रोसेस बढ़ा देती है। इससे क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। केवल गुड़ या शक्कर का कभी कभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मीठे का अगर जो ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि हमारे शरीर का एजिंग प्रोसेस केवल रीढ़ की हड्डी को ही नहीं, पूरे शरीर का बुढ़ापा जो है, ये शुगर जो है बहुत जल्दी ला देता है। ये मैंने हर वीडियो में कहता हूँ कि शरीर के लिए खान पीन, रहन सहन, सोच विचार का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। ये चीज़ें बिल्कुल अपनी डिक्शनरी से आउट कर दीजिए। मीठा जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। फिर देखिए, जब भी आप पैदल चलते हैं तो आपके कान, आपके शोल्डर, आपकी कमर, हिप जो है, इसकी अलाइनमेंट सीधी बन के चलना चाहिए। और जब भी चलें प्राउडली चलना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं लगता, क्योंकि एज के साथ साथ क्या होता है कि कमर आगे को झुकनी शुरू हो जाती है और आपको पता ही नहीं लगता, कोई दूसरा ही व्यक्ति आपको बताएगा कि आप झुक के चल रहे हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि सीधा होके प्राउडली आपको चलना चाहिए। फिर देखिए, दिन में 2-3 बार क्या करें कि जिनकी एज हो गई है, जिनकी आगे कमर झुकने लग गई है, वो किसी दीवार का सहारा लेके उसके साथ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होना सीखना चाहिए। और शुरू शुरू में दिक्कत आती है, स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते, दीवार के साथ सिर नहीं लग पाता है, तो उनको हमेशा अगर वो कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि उनको स्ट्रेट सीधा, उनकी कमर भी सीधी हो जाएगी और वो सीधा चलने भी लग जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी ज़रूर बात है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए जैसे किसी की नेक स्टिफनेस हो गई, उसकी जो बैक स्टिफनेस हो गई, या मसल्स में स्पाज्म आ गया है, या टांगों में ट्विंगलिंग सेंसेशन हो रही है, ऐसा लगता है कीड़ियाँ चल रही हैं, या उसमें क्रैम्प्स आ रहे हैं, या उसमें नमनेस आ रही है, या उसमें वीकनेस आती जा रही है, या और बहुत कोई लैट्रिन पेशाब में गड़बड़ होती जा रही है, फिर देखिए डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर डॉक्टर ही उसको इन्वेस्टिगेशन करके, डायग्नोस करके समय अनुसार फिर उसका निदान करते हैं। तो आम तौर पे जितने भी रीढ़ की हड्डी के दर्द होते हैं या नेक के दर्द होते हैं, ये 3-4 दिनों में स्वतः ठीक हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं होती है, लेकिन आप उसकी जगह पे सिकाई कर सकते हैं और उसको आप आराम दे सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ कैल्शियम की और विटामिन डी के बारे में।
देखिए, आम तौर पे कैल्शियम और विटामिन डी जो है, जो व्यक्ति रोज़ 1 ग्लास सुबह और 1 ग्लास शाम को दूध पीते रहते हैं, तो उनके आम तौर पे कैल्शियम की कमी नहीं होती, विटामिन डी की कमी नहीं होती और प्रोटीन की कमी भी नहीं होती। तो दूध जो है, बहुत लोगों के अलग-अलग विचार हैं कि दूध नुकसान देता है, कुछ लोग कहते हैं फ़ायदा करता है। मेरे विचार से जितने भी मैंने अपने उन पेशेंट्स को जो 90 साल के नज़दीक पहुंच चुके हैं, तो उनसे मैंने पूछा है, मुझे पता लगा है कि वो लोग सब 1 ग्लास सुबह दूध पीते हैं, 1 ग्लास शाम को दूध पीते हैं। तो ऐसा देखिए, जब इतनी बड़ा हमारे पास अमृत है, तो इसलिए दूध का सेवन कभी नहीं रोकना चाहिए और दूध हमेशा पीते रहना चाहिए। अब देखिए, कई लोग कहते हैं कि दूध नहीं ले सकते। देखिए, और खर्चे हटा के दूध का खर्चा हमेशा बना के रखिए, क्योंकि कैल्शियम की गोली खाने से, विटामिन डी की गोली खाने से, लगातार खाते रहने से आपके शरीर में हो सकता है कि उसकी मात्रा ज़्यादा चली जाए, उसकी ज़रूरत ज़्यादा बन जाए। तो उससे फिर क्या होगा कि कैल्शियम का डिपॉजिशन हो जाता है, विटामिन डी का डिपॉजिशन हो जाता है, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, बहुत कुछ हो सकता है। उसके फिर बार बार आपको महीने में 2-3 बार टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि दूध का सेवन अच्छा करें और धूप में बैठें। सुबह की समय धूप बहुत आती है, 10-15 मिनट रोज़ अपने शरीर के अंगों को एक्सपोज करके आप विटामिन डी सूरज की रोशनी से ले सकते हैं। तो इसलिए दूध का सेवन और विटामिन डी का सेवन जो आपको आसानी से नेचुरल वे में मिलता है। लेकिन जो लेडीज़ मेनोपॉजल एज में आ चुकी हैं, जिनकी माहवारी बंद हो गई है, उन्हें अपना कैल्शियम का और विटामिन डी का ज़रूर टेस्ट कराते रहना चाहिए और डॉक्टर की डोज के मुताबिक उन्हें कैल्शियम और विटामिन डी समय समय पे लेते रहना चाहिए। तो ये मैंने कुछ आपको टिप्स दिए जो आपकी रीढ़ की हड्डी की स्पाइन के लिए बहुत मदद करेंगे। साधारण सी बातें हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलूँगा किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।